नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की और इसे लेकर भारत सरकार के विजन 2030 की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करेंगे क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से आगामी 3 से 5 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में दुनिया भर के 75 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है और इसे भारत सरकार ने उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग के रूप में स्वीकार किया है। और इसका कारण यह है क्योंकि इस क्षेत्र ने देश में रोजगार और निवेश की अपार क्षमता दिखाई है। यह भी माना जा रहा है कि 2030 तक भारत की वार्षिक घरेलू खपत चौगुनी हो जाएगी, जिससे यह दुनिया में 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को लेकर कई सवाल हैं और पहलू भी। इसलिए मुद्दा आपका में भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। खाद्य प्रसंस्करण समिति यानी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष वीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीके मिश्रा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे मिन्हाज आलम जी से, जो अपर सचिव हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के। मिन्हाज आलम जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मिन्हाज आलम जी मैं आप ही से ही करूंगा, क्योंकि वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण दिल्ली में होने वाला है। भारत सरकार ने 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण योगदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक दृष्टिकोण निर्धारित किया है। यह दृष्टिकोण क्या है? क्या है ये विजन? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का दूसरा संस्करण न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन किया जा रहा है। जैसे हमें पता है कि फूड प्रोसेसिंग का इम्पोर्टेंस हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा है। हमारे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, उनको सही से प्रोसेस करना हम बहुत ज़रूरी है। इससे हम जो वेस्ट होते हैं, वो ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, उसको कम करना है। इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के माध्यम से हम इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की हम कोशिश कर रहे हैं जी। इस बार फिर मिलेट का इंटरनेशनल ईयर मनाया जा रहा है। मिलेट्स के लिए भी मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया, प्रोत्साहन किया है। मिनिस्ट्री की तरफ से कई स्कीमें हैं। हमारे यहाँ स्कीम पीएलआई स्कीम है, संपदा योजना है, पीएमएफएमई स्कीम है। इसके थ्रू हम लोग इंडस्ट्री को सहायता देते हैं, मदद करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग लेवल बढ़े, वैल्यू एडिशन बढ़े और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसको कम किया जाए। जी। मिन्हाज आलम साहब, अभी मैं बात कर रहा था, वीके मिश्रा जी ने बताया कि जो विजन 2030 है उसको लेकर अलग अलग पहलू हैं। आप कैसे देखते हैं जो विजन 2030 है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमारे जो प्रोसेस वैल्यूएड प्रोडक्ट्स हैं, इनका शेयर इकोनॉमी में बढ़ाना और उनका एक्सपोर्ट पे भी भागीदारी बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इकोनॉमी में रोजगार बढ़ाना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। और एक है कि वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अभी हमें पता है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वेस्टेज होते हैं, उस वेस्टेज को कम करना बहुत ज़रूरी है। जी। और किसानों को अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो किसानों को जो दाम मिलते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, उसके दाम में उनको इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये हम एक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग एक दूसरे के पूरक है। जहाँ से एग्रीकल्चर जो एक का रोल जो इकोनॉमी में है वो इनकम्प्लीट है बिना प्रोसेसिंग के, और विकसित देशों में प्रोसेसिंग लेवल ज़्यादा है। हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे किसानों को फायदा हो। वीके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीके मिश्रा जी, आप हमें बता सकते हैं दृष्टिकोण क्या है? फूड हमारी एक बेसिक नीड है और जिस तरह से फूड पिछले कुछ सालों में प्रोड्यूस किया जाता था और जैसे हमारी थाली तक पहुंचता है, उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। खास तौर पे जो हमारा करंट रिक्वायर्ड सिस्टम है, उसमें कैसे स्टैंडर्डाइज किया जाए फूड को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला बन चुका है। इसी तरह से हम लोग, जैसी सभी को जानकारी है कि एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में भारत जाना जाता है।
फूड के प्रोडक्ट्स के मामले में, तो वहां पर भी जो दूसरे देश जो हमारे भारत से फूड इंपोर्ट करते हैं, उनके एफडीए स्टैंडर्ड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट कैसे सही तरीके से पूरी की जाए, उसकी भी अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन सभी देशों में बढ़ती जा रही हैं। जी। अगर हम मोटे तौर पे फूड प्रोसेसिंग की अपनी जो चैलेंजेस हैं या जो आने वाले दिनों में 2030 का विजन है, पूरे विश्व में फूड तो बहुत पैदा होता है, लेकिन 1/3 हिस्सा बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है और भारत की भी स्थिति उसी में शामिल है, बल्कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से थोड़ा ज्यादा अभी वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आज फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है हमारे खाद्यान्न को हमारी थाली तक खेत से पहुंचाने में, लेकिन इस पे कितना भरोसा कंज्यूमर करता है, इसकी क्वालिटी पे कितना भरोसा करता है, ये बार बार हमारे सामने एक चैलेंज बन के खड़ा होता है। और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि फार्मर से हमारी जो गुणवत्ता रॉ मटेरियल की है उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। ये इंडस्ट्री के लिए भी चैलेंज है, सरकार के लिए भी चैलेंज है और उपभोक्ता के लिए भी चैलेंज है। इसी तरह से हमारा जो दूसरा बड़ा चैलेंज है कि फूड सिक्योरिटी, हमारे देश की फूड सिक्योरिटी हमारे राज्यों की फूड सिक्योरिटी पे निर्भर है, और हमारे राज्यों की फूड सिक्योरिटी जो वो सस्टेनेबल अपना डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का, साथ में स्टोरेज का और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन का, इन तीनों का सामंजस्य बिठाना होगा, जिसमें अभी बहुत गैप है। जो सप्लाई चेन का गैप है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से सरकार ने ये जो वर्ल्ड फूड दोबारा आयोजन किया है, 2017 में इसका पहले आयोजन किया गया था जो बड़ा सफल रहा था। अब ये दोबारा जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें मेन 5 उद्देश्य लिए गए हैं, वो हमारे सेक्रेटरी साहब ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बराबर से तैयार है। और जो 8% का आज कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक कैसे अचीव करना है, उसके लिए हम सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। जी, क्योंकि रोजगार और निवेश का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी, रोजगार की दृष्टि से भी। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को यह माना जाता है कि इसमें रोजगार की और निवेश की अपार संभावना है। वो संभावनाएं क्या हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से अगर डायरेक्ट फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री को देखें, तो अभी लगभग हम 12% जो रोजगार स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री में है, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, जो लगभग 2 मिलियन के आसपास बैठता है। लेकिन ये हम वो बात कर रहे हैं जहां सीधे सीधे फैक्ट्रियों में हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे दिन की जो शुरुआत होती है, वो अलग अलग लाइफ स्टाइल की जगह पे अलग अलग तरीके से खाने को लेके होती है। शहरों में हम देखते हैं कि पैकेज मिल्क मिलता है, वो भी मल्टी ऑप्शंस में हमको फूड ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन अगर हम छोटे शहरों में चले जाएं तो वहां पर फूड हमारी शुरुआत दिन की करने का एक अलग तरीका रखता है। इसी तरह से गांव जो हमारे आधार हैं, वहां पे फूड की जो शुरुआत है, दिन की जो शुरुआत है, उसका फूड का तरीका अलग है। तो इसको हमें बड़े ध्यान से समझना होगा कि एक डेवलप्ड वर्ल्ड की जो पहचान होती है, वो इससे होती है कि उनको पैकेज्ड और न्यूट्रिशियस फूड कितने परसेंटेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो एक जनरली जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं, वहां पे लगभग 25 से 28% फूड पैकेज फूड में आता है, जिसमें गुणवत्ता कंट्रोल की जा सकती है और आपका रोजमर्रा का जो दिनचर्या है उसको हम लोग अच्छे तरीके से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ भारत में हम लोग काफी पीछे हैं उसमें, और हम लोग बिलो 10% पे हैं, अभी 5 से 10% के बीच में हमारा पैकेज फूड का कंजम्पशन है। तो हमें सबसे पहले ये गुणवत्ता पे ध्यान देते हुए पैकेज फूड का कंजम्पशन बढ़ाना होगा। दूसरी हमारी जो लक्ष्य है कि ये जो सप्लाई चेन है वो अभी ब्रेक हो जाती है। हमारी पूरी सप्लाई चेन में जो रॉ मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन है कि ये कहाँ से चला, किस गुणवत्ता का चला, ये हमारी फैक्ट्री में आते आते ब्रेक हो जाती है। इसको मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसके लिए सरकार बहुत तरह की योजनाएं, स्पेशली जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, इसमें बहुत हेल्प मिली। कई सालों से विभिन्न चैम्बरों ने, हमारे पीएचडी चैम्बर ने भी इसमें हेल्प की, और भी लोगों ने इसमें काफी हेल्प की कि एक अवेयरनेस बढ़े, और इससे काफी बदलाव भी आया है। इसी तरह से जो कोल्ड चेन का एक मिशन चलाया गया था, जो सक्सेसफुल पहला वर्ल्ड फूड शो था, उसका एक तरह से परिणति थी कि उसमें
जो कोल्ड चेन बनी, उस कोल्ड चेन से हमें पूरे साल में वो सारी सब्जियां, वो सारे फल उपलब्ध हो सकते हैं जो हमें सीजन में उपलब्ध होते थे और बाकी वो वेस्ट हो जाते थे। जी। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए अभी सरकार ने एक ऐसा मिलेट का जो प्रोग्राम चलाया, तो इस साल आप लोगों ने देखा होगा कि मिलेट अभी सब जगह अवेलेबल है। मिलेट के प्रोडक्ट हर रेस्टोरेंट वाले प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इसको इतना अच्छे से प्रमोट किया कि लोगों को मिलेट की इंपॉर्टेंस पता लग गई। इसी तरह से हमारे जो न्यूट्रिशन की बास्केट है, उसको कैसे बैलेंस करना है, ये सबसे बड़ा मिशन हमारी मिनिस्ट्री का होने वाला है। और उसी को मेंटेन करने के लिए सब लोग सजग होकर इस बर्ड फूड इंडिया शो में कोशिश करेंगे कि जो भी बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सके, बाहर से मशीनरी और टेक्नोलॉजीज आ सके, जी। उसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कर उसका स्वागत करें देश में, और अपना स्ट्रक्चर जो है जिसकी जरूरत है अच्छा बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, उसको बढ़ाएं। जी धन्यवाद। बिल्कुल। आलम साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि मिलेट्स की बात हो रही है, यानी श्री अन्न की, जिसे भारत सरकार और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैश्विक स्तर पर खासा प्रमोट कर रहे हैं, खासा प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश का जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिल सके और भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। वैश्विक स्तर पर श्री अन्न को लेकर, मिलेट्स को लेकर, मोटे अनाज को लेकर क्या संभावनाएं हैं? मिलेट्स और श्री अन्न को लेकर बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं भविष्य में, क्योंकि इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया जा रहा है, उससे मिलेट्स का कंजम्पशन बढ़ने वाला है, जिससे कि फार्मर्स जो मिलेट की उपज जो कर रहे थे अभी तक, उस पर भी और बढ़ोतरी होने वाली है। और मिलेट्स के बारे में लोग को अच्छी जानकारी हो गई, अवेयरनेस हो गई है कि मिलेट्स का कितना इंपॉर्टेंस है और मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए, एनवायरमेंट के लिए कितना लाभदायक है। तो आने वाले समय में इसका हम असर दिखाई देगा। और हम लोग भी मिनिस्ट्री की तरफ से मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। हमारी पीएलआई स्कीम में मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है, पीएमकेएसवाई में। और मिलेट्स को स्पेशल हम लोग उसके लिए पीएलआई स्कीम भी निकाले इस मिनिस्ट्री में। तो मिलेट्स का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होने वाला है, और मिलेट्स का जो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है वो भी भविष्य में बहुत ही अच्छा हो। आलम साहब, एक सवाल आपसे और जानना चाहता हूं, एक पहलू और है। यह माना जाता है कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, उन लोगों की तुलना में हमारे देश में जो फूड इंडस्ट्री है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो प्रारंभिक चरण में है। इसकी क्या स्थिति है और इसको गति देने के लिए क्या सरकार कर रही है, मंत्रालय क्या कर रहा है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रोसेसिंग लेवल जो भारत में है विकसित देशों के मुकाबले कम है। तो ये जरूरी है कि हमें वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए बहुत हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए मंत्रालय ने कई स्कीम ऑपरेशनलाइज की हुई है। पीएम किसान संपदा योजना, पीएलआई स्कीम, पीएमएफएमई स्कीम, जिससे कि हम लोग जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोसेसिंग लेवल, वैल्यू एडिशन हम बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को फायदा पहुंचाए। क्योंकि अभी ये इश्यूज होते हैं कि कम प्रोसेसिंग होने की वजह से जो फसलें हैं बर्बाद भी होती हैं, लॉसेज होते हैं, और उसकी वजह से किसानों को दाम नहीं मिल पाता है। और उसके अलावा अभी एक और इम्पोर्टेंट है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, एफएसएसआई ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं। प्रोसेस और वैल्यू एडेड फूड का इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाना है। पूरे विश्व में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना है। ये भी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं पूरे दुनिया भर में अवेलेबल हो और पूरे दुनिया भर के लोग जो है इसका यूज़ करें, कंजम्पशन करें, जिससे कि हमारे इंडस्ट्री को, हमारे फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए। जी बिल्कुल। वीके मिश्रा जी, आप कैसे इस पहलू को देखते हैं, क्योंकि ये वैश्विक स्तर की जब हम बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मिलेट्स को, हमारे जो खाद्य उत्पाद हैं, उनको एक पहचान मिले और देश की अर्थव्यवस्था में, रोजगार में, निवेश में एक महत्वपूर्ण ये सेक्टर निभाए। लेकिन जब हम तुलना करते हैं विकसित देशों से, तो हमारे देश की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो प्रारंभिक अवस्था में दिखाई देती है। आप कैसे देखते हैं इस स्थिति को? देखिए, इसके दो कारण हैं जी। कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खासतौर पे यूरोप, वो ठंडे देश हैं। उन ठंडे देशों में उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं प्रोडक्शन की। उनके यहाँ प्रोडक्शन पूरे साल ईयर द राउंड होता नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने एक मजबूरी के तौर पे पैकेज फूड को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन अभी हमारा भी जो यूथ है और हमारी जो नई जनरेशन है,
उसकी भी डिमांड उसी तरह से बढ़ रही है और हमको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अब जरूरी हो गया है। जी। तो आपने देखा होगा कि अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग और एस्थेटिक पैकेजिंग हमारे यहाँ बहुतायत से अब मिलने लगी है। स्क्रैप सरफेस हीट एक्सचेंजर और हायर पास्चराइजेशन के प्रोडक्ट अब हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। प्लेंटी ऑफ प्रोडक्ट्स एटलीस्ट बड़े शहरों में तो बहुत इजीली अवेलेबल हैं और हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, जो मूवमेंट चला है खासतौर पे डेयरी प्रोडक्ट में। ये एक एग्जाम्पल है कि हम पूरी दुनिया में कैसे compete कर सकते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर में हमने दूध के प्रोडक्शन का जो क्वालिटी चैलेंज था, ना केवल उसको दूर किया बल्कि उसकी जो गुणवत्ता है वो पैकेजिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरे विश्व मानकों के बराबर कर ली है। जी। और आज कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो 100% दूध के प्रोडक्ट में निहित हो गया है कि उसको भरोसा है कि जो भी वो खा रहा है वो सही प्रोड्यूस खा रहा है। इसी तरह से आज हम अगर अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फार्मर्स के साथ थोड़ी सी गुणवत्ता को वहीं पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और थोड़ा फ्रोजन में अभी सब जो कोल्ड चेन है वो अभी भी और ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मंत्रालय से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इंडस्ट्री अभी डिमांड करती है कि कोल्ड चेन्स को और प्रमोट किया जाए, बिकॉज अभी हमारे हॉर्टिकल्चर का कंजम्पशन कम है। तो हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड को बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। जो दूध का एग्जाम्पल था, आज हम नंबर 1 प्रोड्यूसर हो गए और क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं दूध में। उसी तरह से हम हॉर्टिकल्चर में भी बहुत जल्दी एक अच्छा लेवल स्टैंडर्ड अचीव करने की पूरी जिम्मेदारी रखते हैं। हमारी इंडस्ट्री है बहुत मेहनत करती है जी। लेकिन उस मेहनत में अभी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, बहुत सारी उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सो दैट फार्मर की सही समय पे जो उपज है उसको उस समय खरीद लिया जाए ताकि उसकी गुणवत्ता बरकरार रखी जाए। तो ये जो चैलेंज है सरकार इसको समझती है और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि जो हमारे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं हम उसको बहुत जल्दी पैकेजिंग में इक्वलाइज करें और इसको हम बहुत निकट भविष्य में 2030 का जो ये है सपना हमारा, ये बिल्कुल सही है कि अगले 5-7 सालों में हमको ये अचीव कर लेना चाहिए। बिल्कुल बीके मिश्रा जी, और सरकार की प्राथमिकता में जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो प्राथमिकता में ऊपर है, आगे है, इसलिए जाहिर तौर पे सरकार लगातार इस सेक्टर की ओर ध्यान भी दे रही है। मैं आलम साहब आपसे समझना चाहूंगा, ये बात ठीक है कि मंत्रालय ने कई योजनाएं शुरू की हैं, भारत सरकार का फोकस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे है, लेकिन कोल्ड चेन की बात हो, भंडारण की कमी का मुद्दा हो, ये ऐसे दो मुद्दे हैं, या यातायात परिवहन की सुविधा की बात अगर मैं करूं, ये भी एक मुद्दा है। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? जब प्रोसेसिंग है तो प्रोसेसिंग के अलावा प्रिजर्वेशन, जो कोल्ड चेन्स हैं प्रिजर्व करने के लिए हम मिनिस्ट्री के द्वारा कोल्ड चेन स्कीम पहले से चली आ रही है और कोल्ड चेन में हम लोग सपोर्ट करते हैं, अब तो 10 करोड़ तक लोग को मदद करते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उनकी भी स्कीम है, MIDH है। तो कोल्ड चेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टोर करना, स्टोरेज करना और उसको कम टेम्परेचर पर मेंटेन करना, उसको लिए भी हम लोग मिनिस्ट्री जो है हमारी स्कीम्स है और हम उस स्कीम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं और जो हमारी PLI स्कीम भी है उसमें भी जो भी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग एज वेल एज प्रिजर्वेशन दोनों का होता है। कोल्ड चेन में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो खासकर हमें जो पेरिशेबल गुड्स है, पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, उसमें चाहिए फल सब्जी, इसके लिए हमें चाहिए कि कोल्ड चेन फैसिलिटी हो, जहाँ पर किसान है वहाँ पर फार्म गेट फैसिलिटी हो और हम चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आए। सरकार द्वारा कई योजनाएं हैं, हमारी मिनिस्ट्री की योजना है, उसके अलावा हमें पता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी है, इसी तरह एनिमल हस्बेंड्री डेयरी में भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। तो कोल्ड चेन का डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। जी बिल्कुल, लेकिन बीके मिश्रा जी अक्सर एक कारोबारी सवाल उठाते हैं, कुछ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कारोबारी हैं उनका कहना यह कि कुछ जटिल नियमों के कारण जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो नियमों, लाइसेंस, इसमें जकड़ी हुई है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली फूड प्रोसेसिंग में जो इंडस्ट्री है वो सीधे सीधे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के कार्यकलापों से जुड़ी हुई है और जो हमारा सबसे बड़ा इस समय जो चैलेंज है वो चैलेंज भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनएडिक्वेट है
उसमें सबसे ज्यादा जरूरत है स्टोरेज की, रॉ मटेरियल स्टोरेज की, कोल्ड चेन की, फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन की। तो हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि फ्यूचर की प्लानिंग कैसे की जाए। तो ये एक सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इसके लिए हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सरकार से कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही लोकल मार्केट में अगर किसी चीज का दाम बढ़ता है तो सरकार की भी मजबूरी होती है कि उस पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए। लेकिन जो हमारे जो टारगेट्स हैं ये कैसे पूरे हों, इसमें दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसमें हम एआई, आईओटी और ब्लॉकचेन को भरपूर इस्तेमाल करें, और इसके लिए सरकार को कोई विशेष प्रोत्साहन योजना भी लानी चाहिए अलग से, ताकि हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर में भी इंट्रोड्यूस करें और साथ ही साथ हम अपने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में भी इंट्रोड्यूस करें। इसकी बहुत गंभीर जरूरत है आज। जी, जाहिर तौर पे टेक्नोलॉजी के जरिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को एक नई शक्ति मिले, नई संभावनाएं उत्पन्न हो, इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। लेकिन मेरा एक मुद्दा जो फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो है खाने की बर्बादी से जुड़ा। ये आम लोगों से भी जुड़ा मुद्दा है। आलम साहब, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जब हम फूड इंडस्ट्री की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं और वैश्विक स्तर पर अपने योगदान की बात करते हैं, तो हमारे देश में जो उत्पाद हैं खाने पीने से संबंधित या खाने पीने की चीजें, उसकी जो बर्बादी होती है, इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? ये जो खाने पीने की चीजें हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी बर्बादी रोकना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लॉसेस जो होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं, इसलिए उन लॉसेस को कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम पूरा वैल्यू चेन डेवलप करें, क्योंकि किसान तो उसको उत्पादन कर देते हैं, लेकिन कंजम्पशन कहाँ होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। कि हो सकता है जहाँ पे प्रोडक्शन और वहाँ कंजम्पशन नहीं हो रहा हो, और ट्रांसपोर्टेशन में भी लॉसेज होते हैं, स्टोरेज में लॉसेज होते हैं। इन लॉसेज को कम करना बहुत जरूरी है, इसलिए हर जगह हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे, वेयर हाउसेज क्रिएट करने पड़ेंगे, कोल्ड चेन क्रिएट करने पड़ेंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोगों को फर्दर जो रिफर वैन्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी करना पड़ेगा। उसके अलावा, क्योंकि सभी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं, खासकर फल सब्जी बहुत ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते, तो लेकिन अगर प्रोसेस कर दें तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन उनका करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रेन्स में हम लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में हम एक हमारा चैलेंज है, और इसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए हमें कोल्ड चेन्स और भी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। और कई प्रोडक्ट्स के लिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे अगर टमाटर हुआ, प्याज हुआ, इसके लिए लंबे समय स्टोर करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस को टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, जिससे कि लॉसेस कम। जी, वीके मिश्रा जी, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्योंकि अगर उत्पाद की बर्बादी, खाने पीने के सामान की बर्बादी होगी, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान इंडस्ट्री को भी होता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी होता है। देखिए, इसमें इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया है कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के दौरान लोगों का जो बिहेवियर पैटर्न है, कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न, वो काफी चेंज हुआ है, और अब लोग ज्यादातर ई कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। कंज्यूमर फोकस जो है वो फूड सेफ्टी और डिमांड को सही समय पे कैसे हमको मुहैया हो, लोकल प्रोड्यूस फूड जो है उसकी इंपॉर्टेंस उन्होंने जानी है। तो कोविड-19 के बाद ये एक काफी बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी जो हमारा इंटरनेशनल कंजम्पशन पैटर्न है, इसकी स्टडी की हम लोगों को थोड़ी जरूरत है कि न्यूट्रिशियस फूड एवरेज पर कैपिटा कंजम्पशन कितना होना चाहिए। इस पे भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर अलग से ध्यान देके किया जाएगा, तो हमारे यहाँ एक पैटर्न बनेगा कि हमारी जो फूड बास्केट है डिफरेंट रीजन्स में और डिफरेंट जी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एरियाज में, उस पे अगर ध्यान देंगे तो ये हमारा फूड वेस्ट पे कहीं ना कहीं कंट्रोल आएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल वीके मिश्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि जो फूड वेस्ट है, जो खाने पीने से सामान की जो बर्बादी होती है, वो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था के लिहाज से और उत्पाद के लिहाज से, उत्पादन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जाहिर तौर पे भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की ओर से जो आयोजन किया जा रहा है और जिस मकसद से किया जा रहा है, भारत के विजन 2030 को लेकर जिस तरह से मंत्रालय तैयारी कर रहा है, उससे फूड इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिलेगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो आर्थिक वो है पहलू, उसको भी एक नया बल मिलेगा। आप दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया,
संसद टीवी से बात की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।